गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो आ रही है सबको? ऑडियो ऑडियो क्लियर है सबका? ओके। ऑडियो आ रही है सबको? एक बार रिप्लाई करो जल्दी से। ठीक है। ऑडियो विशाल, हिमांगी, ऑडियो क्लियर है सबका? मम्पा, ऑडियो आ रही है सबको? ऑडियो और वीडियो? ओके। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने असाइनमेंट्स दिया था, ठीक है। असाइनमेंट्स में कोई डाउट हो किसी को तो बताओ, ठीक है। पहले करते हैं शीट के। शीट में कहां तक था? क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, 3 क्वेश्चन। मिसलेनियस चैप्टर 8, 5 क्वेश्चन कुछ था ऐसा, ठीक है। पहले शीट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, किसी क्वेश्चन में डाउट किसी को? शीट में किसी क्वेश्चन में डाउट? 11, 12, 13 जल्दी बताओ। शीट में किसी को डाउट हो किसी क्वेश्चन में? हो जाएगा सबका, ठीक है। कर पाएंगे सारा क्वेश्चन? किसी क्वेश्चन में डाउट हो 11, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 11 में ड्रॉ दी स्केच y इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। साइन 2x से फर्क क्या पड़ेगा कि हाँ 12 भी करते हैं। 11 देखो, 11 में साइन 2x है ना। तो साइन 2x से फर्क क्या पड़ेगा कि जैसे y इक्वल टू साइन एक्स होता है ना। तो इस साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? पीरियड मतलब क्या हो गया कि ये अपने आप को कितने टाइम बाद रिपीट कर रहा है कि नहीं। तो साइन एक्स का पीरियड कितने का होता है? 2 पाई का, है कि नहीं। इसका जो ये लेंथ होता है ये कितने का होता है? 2 पाई लेंथ का होता है, यानी 2 पाई लेंथ में ये एक सर्कल कंप्लीट करता है। अब इसके आगे फिर से ये सेम पैटर्न रिपीट करेगा, इसके पीछे ये सेम पैटर्न रिपीट करेगा। तो ये कंप्लीट लेंथ कितना होता है? 2 पाई लेंथ होता है, जो वो बार बार रिपीट करता है कि नहीं। तो उसी तरीके से अगर साइन 2x हो जाएगा, है ना, तो इसका पीरियड कितना है? 2 पाई है। तो वैसे ही अगर साइन 2x हो जाएगा तो इसका पीरियड हम कितना लिखते हैं? 2 पाई बाई 2। तो ये कितना हो गया? पाई। यानी जो पहले वो कंप्लीट सर्कल कितने में कंप्लीट करता था? 2 पाई लेंथ में। अब वो उसी टाइम को कितने लेंथ में कवर करेगा? कितने टाइम में कवर करेगा? पाई लेंथ में, है कि नहीं। यानी ये जो आपका 0 से पाई है, देखो ये 0 से 2 पाई में एक बार ऊपर गया, एक्स एक्सिस को क्रॉस किया और फिर नीचे आके फिर से 2 पाई तक गया। यही काम अब उसे 0 से पाई में करना है। तो ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और देखो एक कंप्लीट सर्कल यहां उसने पूरा कर लिया। क्लियर हो रहा है? तो 11th में ये चीज है। उसके बाद देख लो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 तक, है ना। तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 मार्क कर लो और एरिया निकालना है। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो आप इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हो 11 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12,
12 में एक्स वाई इक्वल टू 4 याद है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 11th में किया था। और जब हम लोग एरिया का कर्व, एरिया अंडर द कर्व पढ़ रहे थे, वहां पे भी मैंने ये कर्व ड्रॉ किया था, रेक्टेंगल हाइपरबोला। इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 1/x, है ना। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या होगा, 4 हो जाएगा, है ना। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन किस टाइप का होगा, एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट c, है ना। तो दो एक्स वाई मल्टीप्लाई होके इस टाइप से हो रहा हो, तो इसका इक्वेशन किस टाइप, इसका कर्व किस शेप का बनता है, इस शेप का। अगर ये पॉजिटिव है तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, अगर ये नेगेटिव होगा, ये वाला पार्ट या राइट हैंड साइड वाला पार्ट नेगेटिव होगा, तो इस तरफ और इस तरफ बनता है ना। तो यहां पे देखो क्या इक्वेशन, एक्स वाई इक्वल टू 4, तो इसका इक्वेशन कैसा होगा और कर्व कैसा बनेगा, इस टाइप से इस टाइप तक, है कि नहीं। और x इक्वल टू 1 से लेके 3 तक करना है, विशाल हो जाएगा अब। तो ये 1 से लेके 3 वाला पार्ट है, ठीक है। एलिमेंट चूज करोगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4/x dx 1 to 3, विशाल कर पाओगे, हो जाएगा। 12th, ठीक है। अप टू 12th किसी को डाउट। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो 12th और 13 कर पाओगे, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मिसलेनियस शीट पे, ठीक है। तो 11, 12, 13 हो चुका है, तीनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, कंप्लीट करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, ठीक है। इसी शीट का नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 दो क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। विशाल समझ में आ गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मिसलेनियस पे आते हैं। मिसलेनियस हमारे पास जो एक्सरसाइज हमने दिया था मिसलेनियस का, चैप्टर 8 एरिया अंडर द कर्व, देखो उसमें किसी क्वेश्चन में डाउट, कहां से कहां तक मिला था, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, 7, 8, 9 है कि नहीं, 7, 8, 9 मिला था शायद, या 10 तक। देखो किसी क्वेश्चन में डाउट, 7, 8, 9, 10 चार क्वेश्चन था, 7, 8, 9, 10। किसी क्वेश्चन में डाउट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। किसी क्वेश्चन में डाउट, किसी क्वेश्चन में डाउट, सबका हो गया 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 तक, अप टू क्वेश्चन नंबर 10। किसी क्वेश्चन में डाउट किसी को, मिसलेनियस नहीं है, नहीं है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 कंप्लीट करना है, ठीक है। दो क्वेश्चन इसका भी मिसलेनियस का, नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो दो क्वेश्चन शीट का है और दो क्वेश्चन मिसलेनियस का है, कंप्लीट कर पाओगे, कंप्लीट हो जाएगा सबका, ठीक है। 1 घंटे टाइम निकालो मैथ्स के लिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तुम्हें उतना ही क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आप 1 घंटे के अंदर सब कुछ कंप्लीट करके बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना टाइम हमें डेली देना है इस सब्जेक्ट पे, क्लियर है। तो कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास में दो क्वेश्चन शीट का, एरिया अंडर द कर्व वाला शीट का, और दो क्वेश्चन मिसलेनियस का सेम चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने ओरिजिनल चैप्टर पे, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी को डाउट कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने अभी तक क्या सीखा, देखो जो
डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने अभी तक क्या सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, है कि नहीं। इसका हमने डेफिनेशन देखा, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं एंड डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और इसी सॉल्यूशन में हमने दो टाइप का सॉल्यूशन देखा, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये सब पार्ट बहुत इजी है ना। और इसमें नोन कांस्टेंट होगा, है कि नहीं। तो ये सब पार्ट बहुत इजी है। डेफिनेशन हमें समझ में आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कैसे पता करना है कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। कैसे पता करते हैं, किसी भी टर्म में अगर dy बाई dx का टर्म होता है ना, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर dy बाई dx का टर्म होता है या इसका कोई डेरिवेटिव पावर होता है ना, कोई हायर ऑर्डर होता है ना। तो अगर किसी भी इक्वेशन में y डैश हो, y डबल डैश हो, y ट्रिपल डैश हो और इस टाइप के कोई भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ऑर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं और डिग्री हम डिफाइन कर सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमने डिस्कस किया था। अब अगर क्योंकि इक्वेशन है ना, तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी होगा, है ना। तो इसी में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कर्व। याद है लास्ट क्लास में हमने किया था, है ना। और सॉल्यूशन को हमने दो पार्ट में समझा था, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारे पास एक नोन कांस्टेंट होगा, है ना। तो आप इक्वेशन को डायरेक्टली देख के विदाउट पेन चलाए हुए कुछ भी मेहनत के आप सिंपली देख के बता सकते हो कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। इजी है कि नहीं। तो यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। ये सब इजी पार्ट है, लेकिन इन्हीं सब चीजों का यूज अभी हम आगे करने वाले हैं, है ना। तो हमें वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये सब चीजें हमारा अच्छे तरीके से क्लियर हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि हमें ये पता चल गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है ना। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में आप फॉर्म कैसे करोगे, है कि नहीं। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा कैसे, है ना। जैसे हमारे पास कुछ इक्वेशन होता था तो कोई हमें इक्वेशन दे देता था, या हम किसी लैंग्वेज को पढ़ के हम इक्वेशन फॉर्म कर पाते थे, है ना। ऐसा आपने बहुत सारा क्वेश्चन 10th में 11th में किया होगा कि हम क्वेश्चन पढ़ के अपना इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्यूशन निकालते हैं, है कि नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेम टाइप का है कि आपको ये सब कुछ पता चल गया, लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि या तो कोई हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे, है कि नहीं, या अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब हम ये सीखने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, है ना। तो अब हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझने का ट्राई करो कि हम हर स्टेप में कर क्या रहे हैं, ठीक है। सब कुछ लॉजिकल वे में चल रहा है, जैसे आप ऑलरेडी कर चुके हो, सब कुछ वही है, बस हम उसको दूसरे कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो ये ध्यान रखो, आप एक लॉजिकल तरीके से चलोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि इसके बाद मुझे ये करना है, ये करना है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करना होता है और कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट करेंगे, है कि नहीं। तो अभी अब हमारे पास दो काम बचा है कि एक हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट करेंगे और दूसरा काम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, है ना। ये दो पार्ट आप सीख जाओगे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्लियर है। तो यही दो चीज हमें आगे के 1-2-3 लेक्चर में बस हमें यही सीखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अभी हम फॉर्मेशन वाला काम कर रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है कि नहीं। तो हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, है ना, जिसको हम सॉल्यूशन कर्व बोलते थे। यानी एक तरीके से आप ऐसे सोचो कि अगर हमारे पास रूट्स हैं, है ना, जैसे
हमारे पास इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3, है कि नहीं। तो ये दो चीजें हमें दिखाई पड़ी कि ये इसके सॉल्यूशन है। अब अगर हमें ये इक्वेशन फॉर्म करना है ना, देखो हम यहां पे दो तरीके से मूव कर रहे हैं। एक हम यहां से इस तरफ मूव किया, है कि नहीं। तो 10th में हमने ये सीखा था कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप उसका रूट्स निकालना सीख जाओ, है ना। और इसी चीज को हमने रिवर्स ऑर्डर में भी सीखा था कि अगर हमारे पास रूट्स हो तो हम फिर से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक, है कि नहीं। तो यही चीज हमें यहां पे अप्लाई करके देखना है। सेम चीज, सेम लॉजिक यहां पे भी काम करता है कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसका सॉल्यूशन कर्व निकाल सकते हैं, है कि नहीं। और अगर सॉल्यूशन कर्व है तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक सॉल्यूशन कर्व होना चाहिए। अब देखो सॉल्यूशन कर्व हमारे पास कितने टाइप के थे, दो टाइप के, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करेंगे, है ना, जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्रिएशन हमेशा किस कर्व से होगा, सॉल्यूशन कर्व से तो होगा ही, लेकिन सॉल्यूशन कर्व में भी कौन सा कर्व, जनरल कर्व या पर्टिकुलर कर्व। तो हमेशा किस कर्व से बनता है, जनरल सॉल्यूशन से, है कि नहीं। जो जनरल सॉल्व हो, जनरल इक्वेशन हो, उससे हम क्या कर पाएंगे, अपने कर्व को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, है कि नहीं। यानी अगर आपको कोई बोलता है कि मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके दो, तो सबसे पहले हमें उसे क्या पूछना पड़ेगा कि मुझे आप एक जनरल सॉल्यूशन बताओ कि उस जनरल सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूं, है कि नहीं। तो यानी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो आपको एक जनरल सॉल्यूशन चाहिए होगा, जिसको आप, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम उसको डिफरेंशिएट करके एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, है कि नहीं। तो पहली चीज जो यहां पे हमने समझा वो ये था कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो आपको जनरल सॉल्यूशन चाहिए, है कि नहीं। नॉर्मल पर्टिकुलर सॉल्यूशन से हम इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है। तो क्यों ऐसा होता है वो हम आगे समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर हमारे पास ये इजी सा क्वेश्चन है, y इक्वल टू, एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइन वाला, है कि नहीं। तो लाइन हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3, है कि नहीं। और कोई मुझसे बोलता है कि क्या हम इससे डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, बताओ कोई, क्रिएट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये सॉल्यूशन है कि नहीं, ये कर्व है, सॉल्यूशन कर्व है। तो इस कर्व से क्या हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये पॉसिबल है, बताओ कोई। जो हमने एग्जांपल 1 लिखा है, इस एग्जांपल में मुझे कोई बताओ कि क्या हम इस सॉल्यूशन कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। कर सकते हैं तो कैसे करेंगे वो हम आगे अभी सीखेंगे, लेकिन पहले हमें यह सीखना है कि क्या ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप ये बताओ मुझे क्या ये पॉसिबल होगा, क्या ये पॉसिबल होगा कि आप इस सॉल्यूशन कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर सको। एनीवन, नहीं, वेरी गुड, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि यहां पे ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। और हमें जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कौन सा कर्व चाहिए, जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो इस वाले से आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट नहीं कर पाओगे। सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो y इक्वल टू 2x प्लस सी, क्या हम इससे फॉर्म कर पाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, क्रिएट डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो क्या सेकंड वाले से डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना पॉसिबल होगा? होगा, क्योंकि ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है कि नहीं? ये जनरल सॉल्यूशन है, और अगर ये जनरल सॉल्यूशन है तो जनरल सॉल्यूशन से तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना ही सकते हैं, है कि नहीं? अब जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट किया था तो आपको याद होगा कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन ही यही बोला था कि जिस इक्वेशन में y डैश या y डबल डैश या y ट्रिपल डैश या इस टाइप के कोई भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म हो, है कि नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, है कि नहीं? तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन था। अब क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन है तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी डेरिवेटिव का टर्म आएगा, है कि नहीं? तो डेरिवेटिव का टर्म लाने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखो, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? ये x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, याद है लास्ट स्टार्टिंग में हमने किया था, और ये y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? तो बाय डिफॉल्ट ये कन्वेंशन होता है जब तक कि कुछ और डिफाइन नहीं किया हुआ हो, ठीक है? तो हमेशा हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना होता है। तो dy बाई dx इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है? ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया या नहीं बना? ये बताओ कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करके बनाया? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? एग्जांपल 2 का ये कर्व था, इस कर्व को हमने डिफरेंशिएट करके ये कर्व बनाया, है ना? तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? बोलो कोई। मंपा, अंकिता, विशाल, हिमांगी, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? होगा हाँ या ना? होगा या नहीं? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, ये क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। समझ में आ रही है सबको कि ये क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें dy बाई dx का टर्म है कि नहीं? तो ये dy बाई dx का टर्म है और बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो इसका हम ऑर्डर और डिग्री दोनों निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अब बात ये आती है कि हमें जो कर्व दिया गया था ये, क्या ये इसी का डिफरेंशियल इक्वेशन है या किसी और का भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है? है कि नहीं? तो हमें यह सोचना है कि ये जो कर्व हमें दिया हुआ था, ये कर्व ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इसी कर्व का है या किसी और कर्व का भी हो सकता है कि नहीं? तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिला, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन ये बोल रहा था कि डेरिवेटिव का कोई भी टर्म होना चाहिए, y डैश भी हो सकता है, y डबल डैश भी हो सकता है, y ट्रिपल डैश भी हो सकता है ना? तो अगर मान लो किसी ने इसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देगा तो उसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और इस तरफ कांस्टेंट है तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। किसी ने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, है ना? तो फिर से हमें क्या मिला, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 0, है ना? क्योंकि इस तरफ 0 है। किसी ने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया। समझ में आ रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं? कि अगर हमें इक्वेशन दिया हुआ था तो हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे इस इक्वेशन का, या इसे बोलेंगे या इसे बोलेंगे या इसे बोलेंगे, है कि नहीं? क्लियर है? तो हमारे पास ये डाउट होना चाहिए, क्योंकि सब ये चारों क्या है जो भी हमने लिखा है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन जो कर्व दिया हुआ है, इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, ये हमें चेक करना है कि नहीं? तो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का कोई भी टर्म होना चाहिए। तो इस चारों पार्ट में डेरिवेटिव का कोई ना कोई टर्म इन्वॉल्व है। लेकिन हम डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व के लिए सिर्फ किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसका नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसका नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसका नहीं है ना। तो ये जो तीन हमने बाद में लिखे हैं, ये तीनों इस कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, किसी और कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है ना, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऑब्वियसली है ही, है ना। तो हमारे पास ये चीज समझने का है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, या हमें डेरिवेटिव एक बार करके रुक जाना है, आगे नहीं करना है ना। तो इसके लिए हमारे पास डिसीजन का स्टेप्स होता है कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन जहां से आपको जनरेट करना था और जो जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ था, है ना, उस जनरल सॉल्यूशन में आप खोजोगे कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है कि नहीं। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे आपको उतने टाइम्स ही डिफरेंशिएट करना है कि नहीं। डेरिवेटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 बार 5 बार या इस टाइप से कोई अगर इनफाइनाइट टाइम्स तक डेरिवेटिव करता जाएगा तो उसका जीरो मिलता जाएगा, है ना। तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करने का बेसिक फंडा यह है कि जो भी आपको जनरल सॉल्यूशन दिया रहे, है ना, उस जनरल सॉल्यूशन में या जनरल कर्व में जितने कांस्टेंट है ना, अगर एक कांस्टेंट है तो हम कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो देखो, तो पहले हम रूल्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे और क्वेश्चन करके इसको समझेंगे कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है और पॉइंट्स लिख लो। इफ सॉल्यूशन है ना, फॉर क्रिएटिंग, इस तरीके से लिखो, फॉर क्रिएटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन we have to differentiate the general curve, we have to differentiate the general curve we have to differentiate the general curve at that number of time, और दूसरे लैंग्वेज में लिख लो, we have to differentiate the general curve as many as arbitrary constant। ठीक है, और इन जनरल टर्म्स में बोले ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर है। तो इसको इन सिंपल लैंग्वेज में आपको हमें इस तरीके से समझना है कि जो ऑर्डर डिफाइन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट से डिफाइन होगा। अगर किसी जनरल सॉल्यूशन में, है ना, यहां पे ये चीज ध्यान रखना कि जनरल कर्व होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आप एक बार इस कर्व के बारे में सोचो। ठीक है, मैंने एक जनरल कर्व लिया, इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस सी, है ना। ये क्या है, एक्चुअली में लाइन का इक्वेशन है कि नहीं। ये क्या है, लाइन का इक्वेशन है। अगर हम इसको प्लॉट करने का ट्राई करें, ठीक है, तो एक बार हम इसको प्लॉट करके देखते हैं क्या होता है। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो क्या होगा, देखो स्लोप कितना है इसका, 2 है कि नहीं, और ये c क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब क्या हो गया कि हमें वैल्यू पता नहीं है। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो
हम बारी बारी से c की कुछ कुछ वैल्यू लेके इसको 0 होगी तो हमारा इक्वेशन किस टाइप का दिखाई पड़ेगा, ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। अगर c की वैल्यू 1 होगी तो आपका इक्वेशन ऐसा दिखाई पड़ेगा, c की वैल्यू 2 होगी तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, है ना। इस तरीके से आप c की कुछ कुछ वैल्यू को ड्रॉ करोगे तो ये सब किसके इक्वेशन है, y इक्वल टू 2x प्लस c, और c क्या है, एक जनरल पॉइंट है ना, जनरल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ये c इक्वल टू 0 के लिए था, ये c इक्वल टू -1 के लिए था, ये c इक्वल टू -2 के लिए था, c इक्वल टू 1 के लिए, c इक्वल टू 2 के लिए। और इस टाइप से आप c की कितनी भी कोई भी वैल्यू पुट करो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें हमेशा क्या मिल रहा है, एक लाइन ही मिल रहा है कि नहीं। तो इन सारे लाइन को हम क्या बोलते हैं, और इन सारे कर्व को हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व, है कि नहीं। और यहां पे क्योंकि लाइन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस, है ना। तो इन जनरल जो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या होता है, फैमिली ऑफ लाइंस लिख लो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में। और इन जनरल जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है वो जनरल सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्योंकि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू पे अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करते जाओगे तो आपको अलग अलग लाइन मिलता जाएगा, है कि नहीं। और सारे लाइन सारे इक्वेशन क्या है, एक लाइन का ही इक्वेशन है कि नहीं। तो ये सब मिलके अपने आप में क्या फॉर्म कर रहा है, फैमिली फॉर्म कर रहा है। और इस फैमिली का एक कॉमन चीज क्या है कि सबका जो स्लोप है वो कितना है, फैमिली ऑफ लाइंस विद स्लोप 2, है कि नहीं। तो यहां पे आप ध्यान से देखोगे कि इस सारे लाइंस का एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि सबका स्लोप 2 है कि नहीं। लेकिन c की वैल्यू सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो फैमिली ऑफ कर्व हम इसको इसलिए बोल रहे हैं और इसको हम इसलिए फैमिली ऑफ लाइंस बोल रहे हैं। तो जनरल सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या डिनोट करता है, फैमिली ऑफ कर्व डिनोट करता है कि नहीं। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या डिनोट करता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या डिनोट करता है, फैमिली ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या डिनोट करता है, मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, है कि नहीं। जैसे हमने अभी जस्ट स्टार्टिंग में किया था कि हमने एक ये इक्वेशन ले लिया y इक्वल टू 2x प्लस सी, तो ये क्या है, हमारा जनरल सॉल्यूशन है। और अगर किसी ने ये ले लिया y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। इसको जब आप यहां पे पुट करोगे तो y ये एक इक्वेशन बनेगा जो इसको डिनोट करेगा, है कि नहीं। लेकिन आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली में c की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमने ये लाइन बनाया है ना। अगर हम इन सारे लाइन को ड्रॉ करते तो ये लाइन भी इसी कर्व का एक पार्ट होता कि नहीं, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व। और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इसी जनरल सॉल्यूशन का एक मेंबर होता है ना। और अगर कर्व के टर्म में बात करो और फैमिली के टर्म में बात करो तो हमेशा क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर मेंबर होता है। तो जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में हम सिर्फ किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, जनरल सॉल्यूशन के लिए और फैमिली ऑफ कर्व के लिए, है कि नहीं। तो हमने अभी ये देखा कि हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व होना चाहिए, है ना, जनरल सॉल्यूशन होना चाहिए और फैमिली ऑफ कर्व होना चाहिए, है कि नहीं। दोनों सेम ही चीज है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। और अगर ये दो चीज हमारे पास है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं क्या चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन, है कि नहीं। तो अगर कोई हमें जनरल सॉल्यूशन दे दे या जनरल कर्व दे दे और बोले कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करो तो हम कर लेंगे। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वो कहां से डिसाइड होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इस वाले पार्ट में कितने हैं, है कि नहीं, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट से डिसाइड होगा। यानी आपको उतने टाइम्स ही डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप ट्राई करो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करने का, ठीक है। जैसे
और मुझे ये बताओ आप सिर्फ कि इसको हम कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, y इक्वल टू mx प्लस 2। मुझे ये बताओ कि सिर्फ नंबर बताओ कि इस इक्वेशन को क्या ये जनरल सॉल्यूशन है या नहीं है, ये समझ में आ रहा सबको। तो इसका अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस कर्व को हमें कितने बार डिफरेंशिएट करना होगा, ये चीज बताओ सिर्फ। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो जाए, ये बताओ बस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस जनरल सॉल्यूशन टू गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसी का, एनीवन? कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। विशाल, मंपा, अंकिता, हिमांगी, जल्दी बताओ। एक बार। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, तो ये तो हमें समझ में आ गया क्योंकि यहां पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या है, ये कौन सा कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ हम किसको काउंट कर रहे हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को। तो यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट सिर्फ क्या है, m है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमने किया तो हमें क्या मिला, m मिला, है कि नहीं? और क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना? तो देखो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहां पे था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहां भी है। जब हमने स्टार्टिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता था, है कि नहीं? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए, यहां पे एक चीज और ऐड कर लो, फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है? तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने हैं उतने बार तो डिफरेंशिएट करना ही है, लेकिन साथ ही साथ जब हम फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है? जैसे हमने पहला इक्वेशन लिखा था, है ना, देखो इसको हम अभी कंप्लीट करते हैं। y इक्वल टू 2x प्लस सी जो हमने लिखा था, तो इसमें भी एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और इसको हमने डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 मिला। तो हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए बोल रहे थे क्योंकि देखो यहां पे ये क्या है, नॉन कांस्टेंट है ना? तो ये क्या है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि ये क्या है, फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है कि नहीं? तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए आपका, आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री होना चाहिए, उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट का टर्म नहीं होना चाहिए। तो इस वाले इक्वेशन में देखो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया और जो इक्वेशन मिला वो फ्री फ्रॉम द आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, वैलिड है। इस वाले में देखो हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें फिर से क्या मिला, m मिला। तो क्या हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल पाएंगे? क्या ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा, हाँ या ना? बताओ, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा या नहीं होगा? ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है ना? हाँ या ना? जल्दी 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 बताओ। तो ये क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। समझ में आ रहा सबको? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट अभी भी है। हमें कैसे पता चला कि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? क्योंकि हमने जहां से फॉर्म करना स्टार्ट किया था इस इक्वेशन में यही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था और यहां पे फिर से ये चीज रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये
हमारे पास क्या है, इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्रिएट नहीं हुआ अभी तक, है कि नहीं। अब क्रिएट नहीं हुआ तो फिर हम क्रिएट कैसे करेंगे, यानी हमें करना क्या है कि क्या हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो जनरल कर्व था हमारे पास उसमें सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, इसलिए हम सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब हमें करना क्या है कि देखो, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, है कि नहीं। और इन दोनों को यूज करके हमें क्या एलिमिनेट करना है, m को एलिमिनेट करना है कि नहीं। तो फाइनल हमारा एम ये है कि किसी भी तरीके से आप एक रिलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्रिएट करो कि जिसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हो, है कि नहीं। तो यहां पे देखो कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन था y इक्वल टू mx प्लस 2, है कि नहीं। y इक्वल टू mx प्लस 2 जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हमने डिफरेंशिएट किया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब नहीं हुआ, रह गया, लेकिन हम इसको दूसरा इक्वेशन मान रहे हैं। अब हम इन दोनों को यूज करके m को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो m की वैल्यू हम यहां से निकाल के यहां पे पुट कर सकते हैं कि नहीं। तो y की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, y डैश x प्लस 2। अब बताओ कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है कि नहीं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डैश का टर्म है और बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, क्या इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, नहीं है। ये क्या है, फ्री फ्रॉम दी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है कि नहीं। तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें नहीं है, तो ये क्या है, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो अगर आपको कोई एक कर्व दे दे और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करने के लिए बोले तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, समझ में आ रहा है हमें, है कि नहीं। तो एक हम स्टेप्स बना लेते हैं कि क्या क्या हमें फॉलो करना है। फर्स्ट, क्रिएट और फाइंड अ जनरल कर्व, है कि नहीं। या तो आपके पास जनरल कर्व गिवन होगा या जनरल कर्व नहीं होगा, तो हमें जनरल कर्व पहले क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे अभी। सेकेंड पॉइंट, काउंट दी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, काउंट दी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। थर्ड, differentiate the general curve as many times as number of arbitrary constant, ठीक है। और फोर्थ पार्ट, eliminate the arbitrary constant using above equation, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स के क्वेश्चन होते हैं जब भी आपके पास, अगर आपको डिफरेंशिएट करने से आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को यूज करके, है ना, जितने भी इक्वेशन आपके फॉर्म होंगे उन सबको यूज करके आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, तो इसको हम पैराबोला का इक्वेशन तो है ही, लेकिन हम इसको अब क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ पैराबोला, है कि नहीं। तो ये क्या है हमारा, फैमिली ऑफ पैराबोला, है ना, फैमिली ऑफ पैराबोला। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है कि नहीं। यानी हमें इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू
4a, है कि नहीं। अब देखो हमने डिफरेंशिएट तो किया, लेकिन डिफरेंशिएट करने के बाद क्या हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हुआ? नहीं हुआ। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। इन दोनों को यूज करके आप क्या करो, कांस्टेंट को एलिमिनेट करो। कांस्टेंट हमारे पास क्या है? 4a, 4 भी नहीं है, सिर्फ a है। तो किसी तरीके से आपको a को एलिमिनेट करना है। तो देखो यहां पे अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाई 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 4ax बाई 4a। देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, तो यहां से y भी कैंसिल हो जाएगा। तो y को हम क्या लिख पाएंगे? 2y डैश इंटू एक्स। यही हमारा क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डेरिवेटिव का टर्म है, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। हमने उतने टाइम ही डिफरेंशिएट किया जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, है ना। क्लियर है सबको कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो रहा है? क्लियर है सबको, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करो तो हमेशा आपके पास इस टाइप का टर्म होना चाहिए, है ना। एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एक जनरल कर्व होगा, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने टाइम्स हमको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो आप ये एग्जांपल करके बताओ मुझे, ठीक है। y इक्वल टू mx, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ इसका, ठीक है। जब टाइप करोगे तो डैश लिख देना तो काम चल जाएगा, डी बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, टाइप करने में प्रॉब्लम होगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इन दोनों का आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करके बताओ मुझे कि क्या होगा। आया किसी का? आया किसी का? क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू एम एक्स, क्या करेंगे? आया किसी का? y इक्वल टू एम एक्स क्या करेंगे? एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? y डैश इक्वल टू m, है कि नहीं। एलिमिनेट नहीं हुआ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या था? m था। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट किया, हमारा एलिमिनेट नहीं हुआ, तो ये हमारा इक्वेशन